नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। ठीक है मित्रों, विज्ञान का अध्याय 6 पढ़ेंगे, कक्षा 6वीं का। तो ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये सी टेट वालों के लिए भी अच्छे हैं, महत्वपूर्ण रहेंगे। जो सी टेट का एग्ज़ाम दे रहा है वो भी इसे सुनेगा, तो उसके लिए भी ये लेक्चर्स महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम कुछ वस्तुएं होंगी जिनके हम उन्हें अलग अलग समूह में हम रखेंगे। ठीक है मित्रों, जैसे हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं होती हैं। जैसे देखिए ये लिखा है, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है मित्रों, क्या है हमारे भोजन तथा, हम आगे के पिछले पाठों में हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है मित्रों, जैसा कि हमें 4.1 में दिखाया गया है। अपने चारों ओर देखो तथा गोल प्रकृति वाले गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। गोल आकृति आप समझते होंगे, जो भी कक्षा 6 में है वो तो ये जानता ही होगा कि गोल क्या होता है, चौकोर क्या होता है। तो आपको अपने आसपास गोल आकृति को पहचानना है। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। लगभग गोल मतलब जो पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम उन्हें गोल कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, तो हमें मानना है हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। देखिए ये कुछ चित्र दिए हुए हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल रखा हुआ है। ये फ्लॉपी डिस्क हैं जिनका आजकल उपयोग नहीं होता। ये सीडी हैं, ठीक है, ये डॉल रखी, ये ताला है, ये कांच का गिलास है, ये आप पिन है, ठीक है, ये शायद पेन रखने का है, ये पेपर वेट है, ये ग्लव्स है, ये कंपास बॉक्स रखा। ठीक है मित्रों, ये बंदर डला है अपना छोटा सा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो आगे हमारे यहाँ हैं, तो हम कहाँ थे? तो हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों को भी सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे अध्याय 1 में इन सारी सारणियों में, तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। ठीक है मित्रों, तो जो चीज़ें हमने वहाँ पे सूचीबद्ध की थी उनमें कुछ गोल वस्तुएं भी हम उस सूची से इस सूची में हम उन्हें रख सकते हैं। ठीक है मित्रों, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नालियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत से ढंग हैं। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा वे जिस पदार्थ से बने हैं के आधार पर बांटा है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि
वस्तुओं का समूह, उनकी आकृति और वो किस पदार्थ के बने, मतलब कि वो प्लास्टिक का है या वो लोहे का है या फिर वो कोई फल है। ठीक है, तो इस प्रकार से बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो आप पदार्थों के उन्हें और अधिक प्रकार से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ठीक है, तो ये हमारा क्रियाकलाप 1। आइए क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितने संभव हो सकें उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। तो आपको अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं उन्हें आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं उन्हें आपको एकत्रित करना है। एकत्रित करने से मतलब है आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है मित्रों, हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर आप एकत्रित करेंगे इन्हें तो वो आप अपने शिक्षक की निगरानी में उन्हें जरूर एकत्रित कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्हें एकत्रित करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम उन्हें संगठित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सीखेंगे कि किस चीज़ को हम किस प्रकार से संगठित कर सकते हैं। ठीक है, संगठित करने का मतलब है हम उन्हें अलग अलग सूची में रखेंगे। तो आप इससे क्या सीखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं, और भी इससे आप बहुत सी चीज़ें जानेंगे। तो ये क्रियाकलाप आप जरूर अपने टीचर के साथ करें, जैसे चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। बर्तन, ठीक है, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू और भी ढेर सारी चीज़ें जिन्हें आप व्यवस्थित तरीके से आप रख सकते हैं उन्हें, और उनका अलग अलग वर्ग में उनको सूचीबद्ध कर सकते हैं। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में कि हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। तो उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, इन्हें भी हम सोच सकते हैं, लेकिन इन्हें हम अपने कमरे में नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर है खिलौने वाले ट्रैक्टर को हम जरूर अपने घर में या स्कूल में ला सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे जैसे कागज और लकड़ी से बनी वस्तुओं में पृथक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने समूह बनेंगे? 2 समूह बनेंगे, एक बनेगा कागज वाला और एक बनेगा लकड़ी वाला। ठीक है, तो कागज वाले समूह में कागज के पदार्थों को रख दीजिए और लकड़ी वाले में लकड़ी के पदार्थों को रख दीजिए। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक समूह क्या आ जाएगा? खाना पकाने वाली वस्तुएं। तो उस समूह में उन सारी चीज़ों को रख दीजिए जिसमें खाना पकाने वाला हो। जैसे कि अगर आपने वहाँ अपने कक्षा में कुछ फल ले आए हैं या सब्जी ले आए हैं तो उन्हें आप किस में रख देंगे? खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं में। ठीक है मित्रों, अगर आप कोई मसाला ले आए हैं तो उन सब में आप उन्हें रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। ठीक है, एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। ठीक है, जैसी सारणी 4.1 बनी है उस प्रकार से हमें सूची बनाना है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हों उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? कौतुक हो सकता है। एकत्रित करने और लिखना एक कौतुक हो सकता है। कौतुक मतलब थोड़ी सा बोरिंग टाइप का हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए मित्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। अब देखिए मित्रों, जब हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं
तो उन्हें हम पहचानने में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अपने शिक्षक या मित्रों से पूछ सकते हैं। देखिए, आपको 4.1 सारणी किस प्रकार से बनाना है। आपको एक तरफ वस्तु रखनी है, ठीक है, वस्तु का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लेट, तो प्लेट थाली है, तो ये काय की बनी होती है। आपको ध्यान होगा, अगर आप ध्यान देते होंगे तो आप पाएंगे कि प्लेट है जो हमारे घर में उपयोग होती है, वो प्लेट प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो प्लेट कांच की भी हो सकती है, वो प्लेट इस्पात की भी हो सकती है। इस्पात मतलब स्टील की, ठीक है मित्रों, जो स्टील की प्लेट भी हो सकती है, ठीक है, तांबे की भी हो सकती है, तो वो धातु की प्लेट उसे हम बोलेंगे। अब पेन, पेन क्या है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पेन, तो पेन क्या हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपको सूचीबद्ध करना है। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब ये हमारे बूझो हैं, बूझो क्या कह रहे हैं, बूझो जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है, बूझो जानना चाहता है कि आपने यह पता लगाया क्या किसी चीज को एक से अधिक चीजों को बनाने में उपयोग किया जा सकता है। तो आइए हम जानेंगे कि एक ही पदार्थ का उपयोग एक से अधिक चीजों में बनाने में किया जाता है। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। तो अभी हम सारणी 4.2 को नीचे देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी जानकारी के और अधिक क्षमा चाहूँगा, इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम अपनी अतिरिक्त जानकारी से भी उस सारणी में कुछ पदार्थों को लिख सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है मित्रों, तो पहली कॉलम में हमें पदार्थ लिखना है और दूसरे कॉलम में उन पदार्थों से बनने वाली चीज़ों को लिखना है। इन सभी सारणियों से हम इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थ से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु, आइए नीचे लिखा हुआ है, कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाए कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, ऐसा लगता है कि हमें अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, तो अभी हम और भी जानेंगे। आइए उससे पहले हम सारणी 4.2 को देखते हैं, इसे हमें किस प्रकार से बनाना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये है हमारी सारणी 4.2। तो इसे किस प्रकार से बनाना है, आपको इस तरफ लिखना है पदार्थ और इस तरफ लिखना है उस पदार्थ से बनने वाली चीज़ें। तो देखिए जैसे लकड़ी है, लकड़ी से कई प्रकार के पदार्थ, कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और उसके पहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, पेन होल्डर। ठीक है मित्रों, और भी कई चीज़ें हैं, स्टूल हो गया, बेंच हो गई, पटा हो गया, और सारी तमाम वस्तुएं हैं जो लकड़ी से बनती हैं। दरवाजे हो गए, ठीक है, वो भी लकड़ी के बनते हैं। अब दरवाजे को ले लीजिए, दरवाजे कितने पदार्थों से बन सकते हैं। तो दरवाजे लकड़ी का भी बन सकता है, दरवाजा प्लास्टिक का भी बनता है, ठीक है, दरवाजा लोहे का भी बना के लगाते हैं हम अपने घरों में। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से एक ही पदार्थ की कई चीजें और एक ही वस्तु कई पदार्थों से बन सकती है। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। आपको इस सारणी में अलग अलग पदार्थों को लिखना है। जैसे कागज से बनने वाली तो इसमें लिखी हुई है। अब आप इसमें लिख सकते हैं चमड़ा से बनने वाली चीजें। चमड़े से बनने वाली चीजें क्या हो जाएंगी? जूते हो जाएंगे, बेल्ट हो जाएगा, पर्स हो जाएगा। तो ये सारी चमड़े वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है मित्रों। अब प्लास्टिक से बनने वाली चीजें, प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? खिलौने बनते हैं, मग, बाल्टी, ये सारी चीजें प्लास्टिक की होती हैं। अब रुई से बनने वाली चीजें, तो रुई से क्या क्या बनता है? तकिया बनता है और गद्दे बनते हैं। ठीक है मित्रों। रुई, हमारी जो टेडी बियर्स होते हैं उनमें भी रुई भरी जाती है। ठीक है। और रुई से क्या बनता है? रुई को अगर हम, जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, रुई से तागा बनता है। ठीक है मित्रों। फिर तागा से वस्त्र बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के ये कुछ पदार्थ थे ऊपर की सारणी में, और उनसे बनने वाली वस्तुएं थी। अब आप यहाँ पे कुछ और पदार्थ भी लिख सकते हैं, जैसे कि लोहा लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों। यहाँ नीचे लोहा लिख सकते हैं। अब लोहे से कितनी सारी चीजें बनती हैं। हाँ, जैसे हम ट्रैक्टर देख लें, ट्रैक्टर, कार हो गई, बस हो गई, ये सारी चीजें किससे बनेंगी? लोहे से बनेंगी। लोहे का दरवाजा बनता है, लोहे की बेंच बनती है, और भी बहुत सी तमाम चीजें लोहे की बनती हैं। तांबा लिख सकते हैं, तांबा भी एक पदार्थ होता है। तो ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है मित्रों। तो ऐसे कई पदार्थ हैं। अब हम आगे उन्हीं के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? है ना मित्रों। क्या आपने ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास है जो वो कपड़े का क्यों नहीं बनता? या फिर जिसमें हम दूध उबालते हैं, वो गंजिया है जो, जिस गंजिए में हम दूध उबालते हैं, वो प्लास्टिक की क्यों नहीं बनती, या उसे कांच का क्यों नहीं बनाया जाता? सोचा है आपने कभी? अगर आप खुद स्वयं से सोचिए, अगर हम अगर हम दूध को प्लास्टिक की गंजिया में गर्म करेंगे तो उस गंजिया का क्या हाल होगा? वो गंजिया जल सकती है ना मित्रों। इसी प्रकार से अगर गिलास है जो वो कपड़े का होगा तो क्या होगा? उसमें जब हम पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, उसमें पानी रुकेगा ही नहीं। इसलिए हम उसे कपड़े का नहीं बना सकते, और गंजिया को हम प्लास्टिक का नहीं बना सकते। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए, और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत होगा। चित्र 4.2। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे? हम यह देखेंगे कि किस उपयोग के लिए हमें किस पदार्थ का चयन करना होगा। ठीक है। जिस प्रकार का हमारा उद्देश्य होगा उसी प्रकार का हम हमारा सामान, वस्तु बनाएंगे उस पदार्थ के द्वारा। ठीक है। जैसे हम गिलास बनाएंगे किस पदार्थ से? कांच से हम गिलास बनाएंगे, क्योंकि कांच पानी को रोक सकता है लेकिन कपड़ा पानी को नहीं रोक सकता। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक है मित्रों। तो हम किस प्रकार का वस्तु बनाएंगे तो यह किस पे निर्भर करता है? उस वस्तु के प्रयोजन पे निर्भर करता है कि उस वस्तु का प्रयोजन क्या है। तो ये प्रयोजन पे निर्भर करता है कि वो पदार्थ का गुण और उपयोग कैसा होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया होगा, जैसी आवश्यकता उसी प्रकार का वो पदार्थ होगा। यदि आपको ठंड से बचना है तो ऊनी कपड़ा ही आपको ठंड से बचा सकता है। ठीक है मित्रों। अगर आपको पानी पीना है तो आप कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में ही पानी पी सकते हैं। ठीक है मित्रों। आप उसे कपड़े के गिलास में पानी नहीं पी सकते। यदि आपको खाना पकाना है तो आप कढ़ाई में ही खाना पका सकते हैं। अगर आप उसकी जगह प्लास्टिक की कढ़ाई रखेंगे तो आप खाना नहीं पका सकेंगे।
या आप लकड़ी की कढ़ाई बना के रखेंगे तो आप खाना नहीं बना सकेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे पढ़ते हैं। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। ठीक है मित्रों, तो नीचे कुछ गुण दिए हुए हैं जो हमें पदार्थ के लिए लगेंगे। दिखावट पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे हम दिखावट के आधार पे पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात हम उन्हें अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लकड़ी है वो लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे तथा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहा तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ठीक है मित्रों, तो लकड़ी है जो लोहे से अलग है, लोहा तांबा से अलग है और तांबा एल्यूमिनियम से अलग है। लेकिन लोहा तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं होंगी जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ठीक है मित्रों, तो ये सब अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग वर्गीकरण करता है। क्या? उसके गुण। ठीक है, उसके गुण, जैसे लोहा तांबा और एल्यूमिनियम की कुछ गुण हैं जो उनमें समान हैं, और लकड़ी के भी कुछ गुण हैं जो लोहा तांबा और एल्यूमिनियम से अलग हैं। इसलिए लकड़ी अलग वर्ग में आएगी और लोहा और एल्यूमिनियम अलग वर्ग में आएगा। ठीक है मित्रों, तो आइए अब हम क्रियाकलाप 3 देखते हैं। क्रियाकलाप 3 में क्या है? विभिन्न पदार्थ लकड़ी गत्ता, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की सीट, चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। तो आपको ये पदार्थ एकत्रित करना है। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? तो आपको ये देखना है कि कौन सी चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। आप जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठ को ध्यान से देखिए। ठीक है मित्रों, जैसे लकड़ी या एक गत्ता है। ठीक है, गत्ता क्या होगा? मतलब पुट्ठा। तो अब आपके शिक्षक आपके सामने उसे काटेंगे, तो जब वो उसे काटें तो जहां से वो ताजा कटे आप उस हिस्से को देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी सारे चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए तांबे का तार क्या है? तांबे का तार, उस पर कुछ ना कुछ बाहरी चीज़ों की, बाहरी गंदगी, धूल मिट्टी की परत चढ़ी होगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम में, इसी प्रकार से गत्ते में और लकड़ी में, इसी प्रकार चौक। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे धूल जमी होगी। इसलिए जब आपके शिक्षक हैं जो उसे काटें तो ताजे कटे पृष्ठ को ध्यान से देखना। ठीक है, आपने क्या पाया? इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे? जैसे तांबे का तार काटा जाएगा तो आप उसे ध्यान से देखिए, वो ताजा कटा हुआ तार चमकेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम की सीट काटी जाएगी तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस कटे हुए चीज पे चमक दिखेगी। ये देखिए आप चित्र 4.3 में आप देख पाएंगे, ये एक धातु की छड़ है। एक ये धातु की छड़ है जिसे बीच में से काट दिया गया है। तो आप इस कटे हुए हिस्से को ध्यान से देख सकते हैं। ये अलग ही द्युति दिखने के लिए ये इसमें से द्युति दिख रही है उसकी। द्युति मतलब चमक उसकी दिख रही है। ठीक है, तो क्या आप आइए पढ़ते हैं आगे। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ की ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ की समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। तथा द्युतिवान या द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। अब आपको किस प्रकार की सूची बनाना है? जिसमें द्युतिवान हो और द्युतिहीन। ठीक है, जिसमें चमक हो और जो बिना चमक के हो। तो आपको इन सारे पदार्थों को अलग अलग वर्ग में, अलग अलग सूची में वर्गीकृत करना है। काटने के स्थान पर पदार्थों के पृष्ठों को
रेगमाल से रगड़कर भी देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगर आपको काटना मुश्किल पड़ रहा है तो आप उसे रगड़ के भी देख सकते हैं। रगड़िए और फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप उसे रेगमाल या रेतमाल कपड़े कह रहा हूँ, क्षमा कीजिए, रेतमाल या रेगमाल पेपर से आप जैसे ही उस वस्तु को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे अगर वो धातु की है वस्तु तो वो क्या होगी, चमकने लगेगी। ठीक है मित्रों, अगर वो वस्तु क्या है, धातु की है तो वो चमकने लगेगी, अगर वो धातु की नहीं है तो वो नहीं चमकेगी। ठीक है, तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है उन्हें क्या बोलते हैं, धातु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ धातुओं के उदाहरण दिए हुए हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सारे धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, जैसे तांबा है तो तांबा क्या है, जो वायु होती है, वायु और नमी से क्रिया करके अपनी द्युति खो देता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम, लोहा, ये सारे पदार्थ हैं जो कि बाहर की वायु से क्रिया करके, अभिक्रिया करके अपनी द्युति को खो देते हैं। इसलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही द्युति दिखाई देती है। ठीक है मित्रों, इसी कारण से हमें क्या है, जो ताजा कटा पृष्ठ होता है उसी पे सिर्फ हमें चमक दिखाई देती है, उसके अलावा हमें कहीं और चमक दिखाई नहीं देती। जब आप किसी लोहार तथा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठ को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है या अथवा नहीं। ठीक है मित्रों, तो आप देखेंगे वेल्डिंग की दुकान पे अगर आप जाएंगे, लोहार मतलब वही, आजकल लोहार तो देखने कम मिलते हैं, तो आप अगर वेल्डिंग की दुकान पे अगर जाएंगे तो आप वहाँ देखिए ताज़ा अगर उन्होंने छड़ काटी है तो आप उसे देखेंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर से ही वो कैसी लगेगी, चमकती हुई नज़र आएगी। ठीक है मित्रों, अब ये तो था द्युतिमान चमक पे कि वो कैसा है। ये वर्गीकरण किस प्रकार था, दिखावट के आधार पर ये वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया था। अब हम आएंगे कठोरता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है। दबाना मतलब यहाँ पे संपीड़ित करना मतलब दबाना, मतलब उसको दबा के छोटा कर दें। जैसे आप अपने हाथ में ढेर सारी पॉलीथीनों को पकड़िए एक साथ, और जब आप पॉलीथीन को पकड़ के दबाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से दब जाएगी। ऐसे ही फॉर्म, अगर आप फॉर्म को लें और फॉर्म को दबाएं तो वो बहुत ही आसानी से दब जाएगी। ठीक है मित्रों, फॉर्म वाली बॉल तो आपने अवश्य देखी होगी। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं और कुछ आसानी से संपीड़ित नहीं होते। जैसे धातु की एक चाबी लीजिए, आप धातु की एक चाबी लीजिए और उसे दबाने की कोशिश करिए। इसी प्रकार से लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आप हाथ से ही इनको ये धातु की चाबी से आपको खरोंच के देखना है या अपने हाथ से भी खरोंच के देख सकते हैं। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकेंगे जबकि कुछ पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। ठीक है मित्रों, तो जैसे आप पत्थर के टुकड़े को खरोंच लेंगे लेकिन आपको कठिनाई होगी, लेकिन आप मोमबत्ती को खरोंचेंगे तो वो आसानी से घिस जाएगी। ठीक है मित्रों, आसानी से उसमें खरोंच आ जाएगी। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ बोलेंगे। ठीक है मित्रों, जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है मतलब दबाया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोमल पदार्थ कहेंगे। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, उन्हें हम कठोर पदार्थों की उदाहरण में रखेंगे। उदाहरण के लिए रुई तथा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है। ठीक है, दिखावट में पदार्थों की विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष मतलब खुरदरा अथवा चिकना होना। ठीक है, तो दिखावट में पदार्थों का क्या हो सकता है, दिखावट दिखने में पदार्थ
कठोर हो सकता है, द्युतिमान हो सकता है, रुक्ष हो सकता है, रुक्ष मतलब खुरदरा अथवा चिकना हो सकता है। तो देखने में पदार्थ इन 4 प्रकार का हो सकता है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हो? ठीक है, तो आप पदार्थों की और किन दिखावट का वर्णन कर सकते हैं, मतलब दिखने में वो पदार्थ और कैसा हो सकता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, विलेय अथवा अविलेय। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? विलेय तथा अविलेय। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में चौक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। ठीक है मित्रों, तो आपको कुछ ठोस पदार्थ लेना है और कुछ गिलास लेना है। जितने आप ठोस पदार्थ लें और उतने ही आपको गिलास लेना है। ठीक है, और वो गिलास कांच के होना चाहिए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से बिलोड़िए मतलब धीरे धीरे हिलाइए, उसे मिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। ठीक है, अब आप उन्हें धीरे धीरे से मिलाइए तो आप समझ पाएंगे कि उन पदार्थों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप चौक मिलाएंगे। ठीक है, क्या मिलाएंगे? आप पानी में चौक मिलाएंगे तो क्या है, वो घुल जाएगी। उसमें चौक क्या होगी? घुल जाएगी। लेकिन चौक कुछ समय बाद नीचे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला गिलास देख सकते हैं, तो इसमें चौक या मिट्टी मिलाई गई है। तो आप देखिए ये नीचे क्या हो गई है? जम गई है। ये लकड़ी का बुरादा है जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है। इसी प्रकार से अगर आप नमक या शक्कर मिलाएंगे तो वो इस पानी के घोल में पूर्ण रूप से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं। अब 4.3 विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। ठीक है, तो अब जितने भी हमने पदार्थ लिए थे वो इस सारणी में हम लिखेंगे। तो कौन कौन से पदार्थ है हमारी? नमक, चीनी। ठीक है, नमक, चीनी, बालू, चौक पाउडर और लकड़ी का बुरादा। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आप देखेंगे नमक जब आप पानी में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसमें लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से चीनी भी लुप्त हो जाएगी, लेकिन बालू पानी में लुप्त नहीं होगी। चौक पाउडर है, चौक पाउडर भी पानी में घुल तो जाएगा लेकिन वो कुछ समय बाद नीचे जम जाएगा। लकड़ी का बुरादा पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है मित्रों, तो अब आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। तो इन्हें ही हम क्या कह देते हैं? इन्हीं पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जल में मिल जाए, अच्छे से उसमें अदृश्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ कहेंगे, जैसे कि नमक और शक्कर। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक ग्लास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अविलेय कहलाते हैं, जैसे कि रेत और लकड़ी का बुरादा। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं? तो द्रव्य मतलब कोई अन्य चीज। ठीक है मित्रों, जैसे कि हमारे क्रियाकलाप 5 में उन द्रव्यों के बारे में बात की गई है, जैसे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी पदार्थ के नमूने एकत्रित कीजिए। ठीक है, तो इनके अलावा भी आप कुछ और ले सकते हैं। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए, इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। बिलोड़ित मतलब मैंने आपको बताया था, बिलोड़ित मतलब मिलाना। ठीक है, आप उसे मिलाइए। पहले आप डाल सकते हैं सिरका। ठीक है मित्रों, सिरका डालिए और उसे मिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो गया है या नहीं। तो आप उसमें सिरका डालिए और देखिए वो जल में अच्छे से मिल गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इसमें कुछ चीजें मिलाई गई हैं। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये
इसमें मिलाया गया है, कुछ पदार्थ मिलाया गया है जो कि उसमें अच्छे से मिल गया है। आइए हम इसे नीचे पढ़ते हैं। जितने अधिक अन्य पदार्थ आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षण को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। ठीक है, कुछ समय तक ऐसा ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है मित्रों, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए हम छोड़ दें तो वो अपनी अलग परत बना लेती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सारणी 4.4 है, तो इनमें कुछ ये पदार्थ लिखे हुए हैं। जैसे सिरका है तो सिरका जल में भली भांति मिश्रित हो जाएगी, और नींबू का रस है तो ये भी जल में मिल जाएगा। लेकिन सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन ये कुछ समय बाद अपनी परत अवश्य ही बना लेंगे। बूझो क्या कह रहा है? बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन पदार्थों का उपयोग किया था वह जल के अतिरिक्त किस अन्य पदार्थ में भली भांति मिश्रित हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमने क्रियाकलाप 5 में कुछ चीज़ों को लिया था, जैसे चौक हो गई, नमक हो गया, शक्कर हो गया, तो उन्हें भी हम किस में मिला सकते हैं। तो जैसे नमक है तो नमक को हम नींबू के पानी में, नींबू का जो रस है उसमें हम नमक मिला सकते हैं, उसमें हम शक्कर को भी मिला सकते हैं, उसमें वह पूर्ण रूप से विलय हो जाएगी। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो सकती हैं। तो हाँ, गैसें भी कुछ अन्य प्रक्रिया के द्वारा जल में विलीन हो सकती हैं, जैसे कि जल में ऑक्सीजन विलय होती है। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। ठीक है, तो कुछ गैसें जल में विलीन हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के लिए उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। वस्तु जल में तैर अथवा डूब सकती है। ठीक है, वस्तुएं हैं जो जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा, हम अगर एक कील को पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। ठीक है मित्रों, लेकिन अगर हम कोई लकड़ी की वस्तु पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगती है। ठीक है, क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जल में अविलय ठोस होता है वो जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ पदार्थों के साथ ऐसा ही देखा होगा। ठीक है, तो जब आपने क्रियाकलाप 5 किया तब भी आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ जल के ऊपर तैर रहा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते वे जल के पृष्ठ पर तैरते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वो जल के पृष्ठ पर तैरने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में कुछ पदार्थ हैं वो जल के ऊपर तैर रहे हैं और कुछ पदार्थ हैं जो जल के नीचे बैठ गए हैं। पदार्थ अर्थात वस्तुएं हैं जो कि जल में नीचे बैठ गई हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चाबी डली हुई है, कुछ सिक्के डले हुए हैं, और ऊपर क्या है? ये प्लास्टिक की बॉल है, ये भी कुछ पदार्थ है, ये पत्ता डला हुआ है। ठीक है मित्रों, ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, आप इसे लकड़ी का टुकड़ा भी मान सकते हैं, आप इसे कोई फल भी मान सकते हैं। आकार समझ लीजिए। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्ती अथवा कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? ठीक है मित्रों, क्या आपने कभी शहद को गिलास में डाला है? आप देखेंगे वो नीचे जाके बैठ जाएगी। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों की 5-5 उदाहरण दें। ठीक है मित्रों, तो आपको देना है, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं जल में तैरने वाली वस्तुएं और जल में डूबने वाली वस्तुओं के 5-5 उदाहरण, जिससे जब आप कमेंट बॉक्स में ये उत्तर देंगे तो जिससे और भी अन्य लोग उत्तर दें तो उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। अन्य पदार्थों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किसी प्रकार का
किस प्रकार का परीक्षण करेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम इन्हीं पदार्थों को तेल में भी तैरा के देख सकते हैं, क्या ये तेल में तैर रहे हैं या फिर ये तेल में भी डूब गए। अब अगला है हमारा पारदर्शिता। ठीक है मित्रों, अगला टॉपिक क्या है, पारदर्शिता। तो आइए, पारदर्शिता क्या है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना, बताइए। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं। हम क्यों छिपेंगे कुर्सी के क्षमा कीजिए, कांच के गिलास के पीछे, हम शीशे की खिड़की के पीछे हम क्यों छिपेंगे? अगर हम शीशे की खिड़की के पीछे छिपेंगे तो हम क्या होंगे, पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसे करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जिन वस्तुओं से हम किसी दूसरी वस्तु को देख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। आगे, कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पदार्थ इसके उदाहरण। ठीक है मित्रों, तो कांच, अगर वो उस कांच पे कोई कलर नहीं किया गया है तो उस कांच के हम आर पार देख सकते हैं, हम साफ पानी के आर पार देख सकते हैं। वायु, हमारे चारों ओर वायु है, हम वायु के आर पार देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, यदि धुंध, आप देखते होंगे ठंड में कोहरा पड़ता है, ठीक है, कोहरा होता है तो आप कोहरे के कारण आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन जब कोहरा हट जाता है तो वायु शुद्ध हो गई तो अब आप आर पार देख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में रखना अधिक पसंद करता है। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए ताकि उन्हें लोग देखें और खरीदें। ठीक है मित्रों, देखिए ये बूझो है, ये अलग अलग चीज़ों से देख रहा है। जैसे कि इस वाले चित्र में आप देखेंगे ये जो पदार्थ लिया है, जो वस्तु लिया है वो अपारदर्शी है, क्योंकि हम इसके आर पार नहीं देख सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे अपारदर्शी बोलेंगे। अब ये इसमें आप देख सकते हैं बूझो का थोड़ी धुंधला चेहरा आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम पारभासी बोलेंगे। ठीक है मित्रों, जिस पदार्थ में से थोड़ी धुंधला दिखता है उसे हम पारभासी बोलते हैं। अब आप इस वाले में से देख सकते हैं, इसमें बूझो का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आप इस वाले को क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दुकानदार इन चीजों को इस प्रकार से ही क्यों रखता है? आप यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, ये कांच के बर्नियां हैं, ये कुछ प्लास्टिक की बर्नियां हैं जिनमें कुछ सामान रखा हुआ है। तो इन्हें दुकानदार इसलिए इस प्रकार से रखता है ताकि आप उन्हें देखें और तुरंत खरीद सकें। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी अपारदर्शी के बारे में अभी मैंने चित्र से आपको समझाया। तो यहाँ पे अपारदर्शी चीजों के बारे में कुछ लिखा है। बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र। ठीक है, धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है, तो हम क्या ये देख सकते हैं। ठीक है, आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, डिब्बे के गत्ते अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है, हम ये देख के नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी है। ठीक है, ये सारी चीजें अपारदर्शी हैं, इसलिए हम इनके आर पार नहीं देख सकते और नहीं बता सकते कि उनके अंदर क्या रखा हुआ है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम बिना किसी भ्रांति के वस्तुओं को हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन सी वस्तु अपारदर्शी। ठीक है मित्रों, आइए क्रियाकलाप 6 क्या कहता है। ये क्रियाकलाप 6 ये जरूर पारभासी चीज के बारे में बात करेगा। कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीपित बल्ब को देखिए। प्रदीपित बल्ब अर्थात ये है जलता हुआ बल्ब। ठीक है मित्रों, जो बल्ब जल रहा हो, मतलब जो बल्ब ऑन हो। ठीक है, इस संबंध में
अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। आप कागज की शीट के बीच से 2-3 बूंद तेल की बूंद खाने का तेल अथवा मक्खन डालकर उसे फैला दीजिए। ठीक है मित्रों, पहले आप कागज से उस प्रदीपित बल्ब को देखिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, कुछ बूंद खाने की तेल की या मक्खन की लीजिए और उस कागज पे अच्छे से फैला दीजिए। अब दोबारा प्रदीपित बल्ब को उस कागज से देखिए। आप क्या देख पाते हैं? आप देख पाएंगे कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है मित्रों, तो आप ये पाएंगे कि आपको बल्ब थोड़ी धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कागज पे वो तेल नहीं लगा था तब आपको बल्ब बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्ण स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? तो नहीं देख पाएंगे आप। ठीक है मित्रों, तो इसे ही क्या बोला जाता है? पारभासी बोला जाता है। जब हम किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं और वो हमें अच्छे से नहीं दिखाई देती, अर्थात धुंधली धुंधली दिखाई देगी, तो आप समझ जाइए वो वस्तु कैसी है? पारभासी है। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? पारभासी बोलेंगे। कागज पर लगे उस तौलिए क्षमा कीजिए, कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का बसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था। ठीक है मित्रों, तो पाठ हमने अध्याय 2 में हमने क्या किया था? बसा का पता लगाने के लिए हमने कागज का उपयोग किया था, है ना मित्रों। जैसे आप किसी पदार्थ को अगर उसमें जानना चाहते हैं उसमें बसा है अथवा नहीं, तो आप कागज लीजिए और उस पे उस पदार्थ को रगड़िए, तो अगर वो जो कागज है उसमें तेलीय धब्बा बन जाता है तो मतलब उसमें बसा उपस्थित है। आप इसका उदाहरण, बहुत ही आसान उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप कागज के बैग में मतलब कागज का जो छोटा सा थैला रहता है, या आप अखबार पेपर पे जब भी आप नमकीन लेंगे, ठीक है, नमकीन जो हम नमकीन खाते हैं या समोसा या आलू बंडा, ठीक है, तो आप अगर उसे दुकानदार से लेते हैं तो आप देखेंगे कागज पे तेल लग जाता है। ठीक है मित्रों, तो वो तेल क्या दर्शा रहा है? वो बसा है। उस तेल में क्या है? बसा है, इसलिए वो कागज उस तरह का हो गया है। तो वो क्या है? वो पारभासी है। क्या आप पारभासी पदार्थ के कुछ और उदाहरण पर विचार कर सकते हैं? बताइए, आप सोच सकते हैं और कौन सी चीज पारभासी हो सकती है? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, हथेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च की कांच को हथेली से ढककर, क्षमा कीजिए थोड़ी सा मैं गलत पड़ गया। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आप एक टॉर्च लीजिए और उसके कांच पे अपनी हथेली को रखिए। आप क्या देखेंगे? आपका हाथ प्रदीपित होगा। ठीक है मित्रों, आपको थोड़ी हल्की हल्की सी रोशनी आपको दिखेगी। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। ठीक है मित्रों, तो पहेली यह जानना चाहती है जो हमारी हथेली है उसे हम किस वर्ग में रखेंगे, अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी। तो आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से आपको आपकी हथेली से रोशनी निकलते हुए दिखेगी। रोशनी बिल्कुल आर पार तो नहीं होगी, बस आपको हथेली के आसपास दिखेगी। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न बनावट होती है अथवा इनके जल अथवा अन्य पदार्थों में मिश्रण होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैरते अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थ का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो पदार्थों का समूहन किस प्रकार से कर सकते हैं? समूहन उनके गुणों, उनकी समानताओं, उनकी भिन्नताओं पे हम कर सकते हैं। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सोचिए, आप सोच सकते हैं कि हम पदार्थों को अलग अलग वर्ग में ही क्यों रखते हैं, हम उन्हें एक ही वर्ग में क्यों नहीं रख देते?
दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार से करते हैं जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। ठीक है मित्रों, तो हम अपने घरों में अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसी हमें वस्तुओं का समूहन करना है हम उस प्रकार से कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक किचन है, तो उसमें आप देखेंगे हमारी माताएं हैं, जो हमारी माँ हैं, वो वस्तुओं को कैसे रखती हैं। थाली को एक तरफ जमाएंगी, चम्मच को एक अलग छोटे बॉक्स में रखेंगी। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से कटोरी को एक अलग जगह रखेंगी। तो ये क्या हो गया, उसके आकार के आधार पर उन्हें रखा जा रहा है, उनकी आकृति के आधार पर उन्हें अलग अलग समूह में रखा जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। ठीक है मित्रों, ताकि वह उस तक आसानी से पहुंच सके। सभी साबुनों को एक स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन अथवा उन गुणों में कहीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा पाठ था जिसे हमने आज पढ़ा। ठीक है मित्रों, तो इसमें हमने जाना कौन सा पदार्थ किस प्रकार का होता है, वो पारभासी है, पारभासी है, अपारदर्शी है कि पारदर्शी है, वह जल में मिल रहा है, जल में विलेय है या जल में आविलेय है, वह पदार्थ कठोर है या कठोर है या कोमल है। ठीक है, वह पदार्थ दीप्तिमान है या फिर अदीप्तिमान है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस पाठ में जाना। उनके गुण समान हैं अथवा उनके गुणों में भिन्नता है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस पाठ में जाना। ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है मित्रों, तो वस्तुओं के समूह बनाना इस अध्याय में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। ठीक है मित्रों, अब आइए थोड़ी से अभ्यास के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रश्नों के उत्तर में दूंगा। ये प्रमुख शब्द हैं जो कि हमें इस अध्याय में मिले। कठोर वस्तु कौन सी होगी, जिसे हम दबाने पर दबे ना, वो हमारी वस्तु कठोर हो जाएगी। ठीक है मित्रों, जो वस्तु दबाने पे दब जाए वो क्या होगी, कोमल होगी। आबले, जो जल में विलीन नहीं होगी उसे हम आबले बोलेंगे, और जो जल में मिल जाएगी उसे हम विलेय बोलेंगे। द्युतिमान मतलब चमकीला पदार्थ। विभिन्न पदार्थों के बारे में हमने बात की। धातु, अपारदर्शी, रुक्ष मतलब खुरदरा, विलेय, पारभासी, पारदर्शी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस पाठ में बात की। तो अब इस पाठ का सारांश क्या है, तो आइए सारांश देख लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे भिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाया जा सकता है और उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। ठीक है मित्रों, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पे कठोर लगते हैं और कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य आविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है, कुछ अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी, धातु अपारदर्शी, और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। ठीक है, पदार्थों को उनके गुणों में सामान्यता तथा भिन्नता के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा अथवा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा पाठ। अब आइए अभ्यास के इन प्रश्नों को हम करते हैं। अगर मैं जो भी कुछ आपको समझा रहा था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा
तो इन प्रश्नों के आप उत्तर स्वयं ही लिख सकते हैं। बस ज़रूरत है ध्यान से सुनने की। ठीक है मित्रों, तो पूरे पाठ को ध्यान से सुने और फिर इन प्रश्नों के आप खुद उत्तर स्वयं ही लिख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए कितना सरल प्रश्न है ये। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो ये कितना आसान है, आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, मुझे इससे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर दिया। और जो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता वो कमेंट बॉक्स में से देख के उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकेगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए मैं आपको 5 वस्तुओं के नाम बता देता हूँ लकड़ी से बनने वाली। जैसे कि हो गया क्या, सोफा हो गया, टेबल हो गई, ठीक है, स्टूल हो गई। ठीक है मित्रों, क्या हो गया और क्या बता सकते हैं, पटा। ठीक है मित्रों, पटा बेलन हो गए। ठीक है, और बॉक्स हो गया, लकड़ी का बॉक्स भी बन सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पेन होल्डर हो गया, लकड़ी का पेन होल्डर भी बन सकता है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से लकड़ी की और भी कई चीज़ें बन सकती हैं। जैसे दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया, खिड़की दरवाजे हो गए, ये सारी लकड़ी के बन सकते हैं। ठीक है, पलंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें लकड़ी की होती हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ये दी हुई है, इनमें से आपको चमकदार चीज़ों का चयन करना है। तो देखिए कांच की प्याली चमकदार होगी, प्लास्टिक का खिलौना चमकदार नहीं है, स्टील की चम्मच चमकदार है, सूती कमीज चमकदार नहीं है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे क्या करना है, इन वस्तुओं को मिलान करना है। ये नीचे दी हुई है, इनका मिलान करना है जिनसे वे बनी है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। साथ ही दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे ये जो वस्तुएं दी हुई हैं, देखिए ये जो वस्तुएं दी हुई हैं वो यहाँ पे 2-3 पदार्थों से बन सकती हैं। ठीक है, जैसे कि गिलास है, तो गिलास देखिए, गिलास कांच का भी हो सकता है, गिलास प्लास्टिक का भी हो सकता है और गिलास लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, लकड़ी का गिलास कैसा है, सजावटी गिलास बन सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से पुस्तक, तो पुस्तक क्या, ये सिर्फ एक ही चीज की बनेगी, कागज की। ठीक है मित्रों, पुस्तक और कुछ का नहीं बन सकती। इसी प्रकार से कुर्सी, तो कुर्सी भी क्या बन सकती है, कुर्सी लकड़ी की भी बन सकती है और प्लास्टिक की भी बन सकती है। इसी प्रकार से खिलौना है वो अपना कांच का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, कागज का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और कहीं कहीं तो खिलौने चमड़े के भी हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये खिलौनापन को क्या मिला, ऐसी चीज मिली जो इन सभी पदार्थों से बन सकता है। ठीक है, जूते क्या, जूते प्लास्टिक के भी होते हैं। ठीक है, और जूते मुख्य तौर पे चमड़े का बनता है, लेकिन प्लास्टिक के भी जूते होते हैं। ठीक है, सजावट के तौर पर जूतों को लकड़ी का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सजावट के तौर पे तो इन सभी पदार्थों से ये सारे पदार्थ बन सकते हैं। कांच की कुर्सी बनना भी संभव है। ठीक है मित्रों, तो आइए, लेकिन आपको मुख्य तौर पे इन्हें वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो जूते को आप क्या देंगे, सिर्फ 2 ही पदार्थ से बनाएंगे, लकड़ी का और कांच का, बाकी इन 3 पदार्थों का नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बनने होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें मुख्य तौर पे इन्हें बांटना है। अब आगे क्या है, नीचे दिए कथनों को सत्य असत्य हमें इनमें बताना है कि कौन सी चीज, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आइए जानते हैं। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। तो क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल ही सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि पत्थर होता है अपारदर्शी और कांच होता है पारदर्शी। नोटबुक द्वितीय होती है जबकि रबड़ द्वितीय नहीं। तो ये दोनों ही चीजें, ये भी हमारा कथन असत्य है, क्योंकि नोटबुक द्वितीय नहीं होती और रबड़ तो, हाँ क्षमा चाहूँगा, नोटबुक द्वितीय होती है, ये कथन असत्य है। और जबकि रबड़ मतलब जो इरेजर, जो हम इरेज करते हैं, वो द्वितीय नहीं होती। तो हाँ, इरेजर द्वितीय
नहीं होती। तो ये वाला पीछे वाला कथन है वो सत्य हो जाएगा और ये असत्य हो जाएगा। नोटबुक द्युति नहीं होती, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है नोटबुक द्युति होती है, जबकि नोटबुक द्युति नहीं होती, मतलब वो चमकती नहीं है। इसमें लिखा हुआ है रबड़ चमकती नहीं है, हाँ तो रबड़ इरेजर नहीं चमकती, ठीक है। चौक जल में विलीन हो जाती है, तो हाँ चौक कुछ हद तक विलीन हो जाती है जल में, लेकिन कुछ देर आप अगर उसको छोड़ देंगे तो जो चौक का चूर्ण है वो नीचे जम जाएगा, ठीक है। लकड़ी का बुरादा जल में तैरता है, हाँ तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं है, नहीं चीनी जल में विलीन हो जाती है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, नहीं तेल जल में नहीं मिलता। बालू जल में निषादित होती है, निषादित, तो हाँ जल में निषादित होती है। सिरका जल में विलीन होता है, हाँ सिरका जल में विलीन होता है, ठीक है मित्रों। अगर मैं किसी प्रश्न का जवाब गलत दे दूं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये इस प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया है, ठीक है मित्रों। मैं उसे सुधार के आपको वापस से बता दूंगा। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों का नाम दिए गए हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है, देखिए का क्या दिया, गोल आकृतियां तथा अन्य आकृतियां और खाद्य तथा अखाद्य, इन्हें हमें सूची समूहित करना है। तो देखिए गोल आकृति इनमें से कौन कौन सी है, बास्केटबॉल, संतरा, ठीक है, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, तो ये क्या है, गोल है, ठीक है। और खाद्य पदार्थ क्या क्या है, जल क्या गोल हो सकता है, नहीं हो सकता, जल गोल होता क्या, जल तो जिस पदार्थ में अपन जिस वस्तु में डाल दो वो उसी प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो जल क्या नहीं है, जल गोल नहीं होता, ठीक है। अब खाद्य और अखाद्य में बांटना है, तो पहला था गोल आकृति और अन्य आकृति। तो गोल में क्या क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल, संतरा, गोलक, सेब, मिट्टी का घड़ा, यह आ जाएगा गोल में। और अन्य आकृतियों में चीनी और जल, ठीक है। और खाद्य पदार्थ में इनमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी, खाद्य पदार्थ में आ जाएंगी, जल आ जाएगा, जल को अपन पीते हैं, संतरा आ जाएगा, संतरे को खाते हैं, चीनी को भी खाते हैं, सेब को भी खाते हैं। और अखाद्य में क्या जाएगा, बास्केटबॉल नहीं खाते, ग्लोब भी नहीं खाते और मिट्टी का घड़ा भी नहीं खाते, ठीक है। जल को पीते हैं, जल को खाते नहीं है, ठीक है मित्रों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी में भी तैरती हैं, ठीक है मित्रों। तो ये क्रियाकलाप वाला प्रश्न है, तो इसे मैं क्रियाकलाप के द्वारा करूंगा। अब अगला क्या है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाली ज्ञात करना है, ठीक है मित्रों। तो इनमें से हमें मेल नहीं खा रही जो वो ज्ञात करना है। जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, तो इसमें से अलग क्या है, बच्चा अलग है, ठीक है। बच्चा कोई धातु का होता क्या, ये सारी चीजें, बच्चा तो एक सजीव चीज है, कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी क्या है, निर्जीव चीज है, ठीक है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, तो देखिए नाव इनमें से अलग है। गुलाब का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, गेंदा का फूल होता है और कमल का फूल होता है, लेकिन आपने कहीं नाव का फूल देखा क्या, तो नाव अलग है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, तो देखिए इनमें से क्या अलग है, रेत अलग है, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये धातु हो गई और रेत अपनी रेत होती है, ठीक है। चीनी, क्षमा कीजिए चीनी, थोड़ी सी खांसी आ गई। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट, तो इनमें से क्या अलग है, कॉपर, सल्फेट अलग होगा, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें मैंने आपको इनके प्रश्न उत्तर भी बता दिए हैं। अब ये हमारा परियोजना कार्य है, जिसे परियोजना कार्य और क्रियाकलाप है, जिसे मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये जितने भी प्रस्तावित परियोजनाएं जो आपके पाठ अध्याय में दी हुई हैं, इन्हें मैं किसी अन्य वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इन्हें करने में थोड़ी सा टाइम लगता है और इनके लिए सामान को जुटाना पड़ता है, ठीक है मित्रों। तो मैं इन सामान जो भी वस्तुएं इन क्रियाकलाप को करने में लगेंगी उन्हें मैं पहले जुटा लूँगा, उन्हें मैं पहले एकत्रित कर लूँगा, फिर इन सारे क्रियाकलापों को मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको बस एक काम करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और लाइक करना है, ठीक है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।